अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी न्यूज़ के साथ मैं हूं रमीशा अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से बाखबर। आज के प्रोग्राम में हम जिन मामलात के हवाले से बात करेंगे उनका ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से भी है, इस बात से भी है कि अफगान अमन अमल में अब क्या पेशरफ्त आगे होने वाली है। और इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि अब जब मोदी ने दौरा कश्मीर किया, जब वो दौरा कश्मीर पर वहाँ पर पहुँचे तो क्या समा रहा और हुर्रियत रहनुमा को क्यों जो है वो नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले हम राशिद साहब को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल से आज जो है वज़ीर आज़म पंजाब में थे और मेरे ख्याल से पंजाब की सियासत में काफ़ी तब्दीलियों के इम्कानात हैं। इसके अलावा सिंध में जो बिलावल भुट्टो और शेख रशीद अहमद ये जो आपस में एक दूसरे की खींचातानी हो रही है वो भी एक अहम ख़बर है। इसके अलावा हमारे पास मकबूजा कश्मीर है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, तो मेरे ख्याल से नाज़रीन हमारे साथ रहें तो उनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए बिल्कुल। रोज़नामा बशारत में सबसे पहले जो खबर शाये की गई है शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। रोज़नामा बशारत में बिल्कुल फ्रंट पेज पर एज अ लीड आप इस खबर को देख सकते हैं। इसमें सानिहा साहिवाल के हवाले से बात की गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि सानिहा साहिवाल पर अब जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए, क्योंकि जो खलील के अहले खाना है यानी कि खलील का भाई जलील है, मुद्दई है वो, और इन लोगों ने मुकदमा दायर किया है। तो इनका ही कहना था कि हमसे सीडीडी के ताउन नहीं कर रहे और वो जीआईटी पे मुतमईन नहीं थे, जीआईटी के सामने पेश होने पर मुतमईन नहीं थे। और ये भी हमने देखा कि जीआईटी को कोई खासा जो है वो तरक्की नहीं मिल पा रही उनके काम में। तो अब इन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जिस बात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है इस बात का इंदिया दे दिया है कि अब जुडिशल कमीशन बनाया भी जाए। राशिद साहब, क्या कहना है आपका इस खबर के हवाले से? देखिए, मैं तो जो है ज़ाती हैसियत से ये समझता हूँ कि जो क्राइम हो उसकी क्रिमिनल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हर जो इस तरह का सानिया होता है उसको सियासी इशू बना दिया जाता है और फिर सियासत होती है। पहले जीआईटी बनी, फिर जुडिशल कमीशन बनेगा, पहले 14-15 दिन ज़ाया हो गए, फिर मज़ीद 15-20 दिन ज़ाया होंगे। असल में इससे फ़ायदा क्या होता है? जो कातिल होते हैं, जो जुर्म करने वाले होते हैं, जितना लंबा अरसा लगेगा तहकीकात के आगाज़ में, देखें अभी तक इसका मतलब है तहकीकात शुरू नहीं हुई। अभी तक मुतालबा हो रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जीआईटी बना दी गई है और फिर जीआईटी की जो तहकीकात होंगी वो सारी गायब हो जाएंगी। उसके बाद जुडिशल कमीशन नए सिरे से तहकीकात करेगा, उस जीआईटी के अरकान की भी तहकीकात करेगा। तो मेरे ख्याल से फ़र्क क्या होगा जीआईटी में अगर तहकीकात करती है और अगर जुडिशल कमीशन तहकीकात करता है? तो तहकीकात तो दोनों कर रहे हैं, बुनियादी फ़र्क क्या होगा? देखिए, अभी जो जीआईटी में तहकीकात हो रही है ये पुलिस के मातहत है या इदारों के मातहत है, पुलिस ही कर रही है और ये पंजाब पुलिस पे भरोसा नहीं करते, पंजाब इस पुलिस वजह पे। से चाह रहे हैं इसके कि बाद जुडिशल कमीशन ये चाह रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या साबका जज के ज़ेर निगरानी हो, वो तहकीकात करें, वो तमाम मामलात को देखें और फिर फैसला करें। तो मेरे ख्याल से दोनों की जो है इंक्वायरी की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। दोनों जब तहकीकात करके उसके बाद नए सिरे से केस शुरू होगा तो मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा और मामला मेरे ख्याल से सियासी मफादात की नज़र हो जाएगा और मामला जिस तरह से आज तक होता आया वैसे ही होगा। यानी कि आप इस बात के हामी नहीं है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? ना मैं जीआईटी का हामी हूँ, ना मैं जुडिशल कमीशन का हामी हूँ। मेरे ख्याल से तो क्रिमिनल तहकीक होनी चाहिए। कत्ल हुआ है, सबने देखा है कि ये 6 लोग 7 लोग इन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चले, सिविलियन अदालत में केस चले, केस बने, 6 लोगों ने गोली मारी, सबने देखा, जो गवाह हैं वो अदालत में पेश हों। मेरे ख्याल से हम लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे तो बहुत आगे आ जाते हैं सब शवाहिद दिखाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन जब अदालतों में मामला होता है ना फिर शायद गवाह नहीं आते। अभी जीआईटी पहुंची, कई दिन साहिवाल में रही, कोई नहीं आया, बुलाते रहे। दरअसल अदम एतमाद भी है क्योंकि तहकीकात कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये खौफ भी था कि शायद वो शवाहिद जीआईटी को दें तो शायद शवाहिद ज़ाया ना कर दिए जाएं। काफ़ी मामलात हैं। अदम एतमाद जो पुलिस और आवाम के दरमियान है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा मेरे ख्याल से मुकदमात ऐसे ही चलते रहेंगे, फैसले ऐसे ही डिले का शिकार होते रहेंगे। ज़रूरत यह है कि पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद साजी की जाए और ये एतमाद साजी उस वक्त होगी जब वो अपने आप मुहाफ़िज़ समझेंगे, जब वो ये समझेंगे कि अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके बदले में उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक नहीं होगा। उनके लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे। रात को 12 बजे कोई आके इनका दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, ऑफिस जाते हुए उन्हें कोई रोकेगा नहीं कि आप अदालत में आएँ, आपको थाने में बुला लिए, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपके घर के बच्चे स्कूल में वक्त पे पहुँचेंगे।
देखिए होता क्या है, आपने एक इन्फॉर्मेशन दे दी, पुलिस फिर आपको तंग करना शुरू कर देती है। रात को 12 बजे आपके पास पहुंच जाती है, 1 बजे पहुंच जाती है। जीआईटी में के भी बारे में भी जो खलील के जो है अहले खाना ने यही शिकायत की है कि रात को 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, रात को 3 बजे आ जाते हैं और दरवाज़ा खटखटा के कहते हैं कि ये सबूत बता दें, ये बात बता दें। मेरे ख्याल से थोड़ा सब्र कर लें। जब आपके दिमाग में एक बात आ गई है तो वो आप अपने पास लिख के रख लें। सुबह भी होती है, सुबह भी आप जाके उससे पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से इसी वजह से शायद वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब के, और मेरा पेन गिर चुका है, पंजाब का जो इंतज़ामी ढांचा है उसे तब्दील करने का फैसला इन्होंने कर लिया है। और तब्दील जब तक नहीं किया जाएगा उस तक मतलब उस वक्त तक बुनियादी चेंजेस नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये भी बनता है कि एक ऐसा वज़ीर आला अपॉइंट हो जाना जो शख्स ये कह दे, मेरे ख्याल से आईजी से हाथ मिलाना भूल गए थे, किसी तकरीब में गए थे और फिर उनको एक इशारा दिया गया जिसके बाद फिर हाथ मिलाना होता है। तो मेरे ख्याल से कुछ किसी सूरत हाल में वो मुब्तला थे, क्योंकि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि हाथ मिलाने के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन वो फिर भी मुड़ गए। फिर बाहर निकल के बाद उन्होंने कहा कि मैं अभी नया हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो हम पंजाब तो नया नहीं है ना, पंजाब तो बहुत पुराना है, वहाँ पर चलने वाले मामला भी बहुत पुराने हैं। लेकिन अब एक नए वज़ीर आला को एडजस्ट होने में जब ये इतना टाइम अभी मज़ीद हम उनको देंगे तो फिर उसमें ये मामला कैसे हल होंगे, इंतज़ामी ढांचा कैसे बेहतर हो सकेगा, ये तो मज़ीद ख़राब हो जाएगा। चलें, उस्मान बुज़दार तो बहुत नए हैं, उनको नहीं आता, उनकी शक्ल भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती। क्योंकि हमारे यहाँ एक मसला है, अगर शक्ल पसंद नहीं आती, चाहे क्रिकेटर कितना अच्छा हो उसको टीम में शामिल नहीं किया जाता। शक्ल पसंद नहीं आती, चाहे कितना ही काबिल सियासतदान हो, लोग उसको पसंद नहीं करते। लेकिन मुराद अली शाह की शक्ल भी अच्छी है और तजुर्बेकार भी हैं। लेकिन कराची में भी एक सानिया हो गया, एक शख्स को गिरफ्तार किया, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो गई कराची में। राव अनवार साहब बहुत कुछ करते रहे। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी भी एक तजुर्बेकार पार्टी है, बहुत सियासी बैकग्राउंड है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंसानी हकूक़ के भाषण देते हैं, कर देते राव अनवार के खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, बिलाल को जो मार दिया गया, देखिए शक्ल की बात होती है, देखिए शक्ल पसंद और नापसंद की बात बहुत होती है। बात ये है कि जब एक वजीर आला को अपॉइंट किया जाता है तो उस्मान बुज़दार साहब बहुत सी जगहों पर जाकर तो अपना जो वो समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरी पोस्ट क्या है, वो कहते हैं शहबाज शरीफ सानी हूं मैं। वो शहबाज शरीफ के नाम से वो ऐसे मंसूब हो चुकी है वजारत के उस्मान बुज़दार साहब वहाँ पर उस ट्रेडमार्क को हटा नहीं पा रहे हैं। तो अब जब इंतजामी तौर पर इस ढांचे को तब्दील करने की कोशिश की जाएगी तो फिर एक ऐसा वजीर आला भी तो होना चाहिए ना जो इन तमाम चीज़ों से अवेयर हो। देखिए, अभी हम नहीं कह सकते कि उस्मान बुज़दार निकम्मे वजीर आला हैं। हाँ, उनकी शक्ल पसंद नहीं है बहुत से लोगों को। तो रहने दे, देखिए ये हमारी पॉलिटिक्स है, हमारी क्रिकेट है और हमारे लोग हैं। अगर आप चिकनी चपड़ी बातें नहीं करनी आती, आपको उचित भाषण नहीं आते, आपको माइक गिराना नहीं आता, तो मेरे ख्याल से आप अच्छे सियासतदान नहीं। शक्ल को तो रहने दे, हम कौन सा अमेरिका कनाडा। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने क्या कर लिया, 45 वजारतें रख ली, टोपी पहन के आड़ी टोपी लेके, और फिर वो हबीब जालिब बनते रहे और वो उन्होंने माइक गिराए, बड़े माइक तोड़े मेरे ख्याल से, लेकिन किया और मेरे ख्याल से इसी वजह से उस्मान बुज़दार से जब दूसरी जगहों पर जाते तो वहां पर जाकर वो यही बोलते कि मैं शहबाज शरीफ सानी हूं, नहीं तो लोग समझ नहीं पाते कि ये कौन है। आप किसी वजीर, आप किसी पंजाब में चलते फिरते आदमी से पूछ लें, किसी भी शख्स से, जनूबी पंजाब में या फिर भालाई इलाकों में कहीं पर भी जाके पूछ लें, आप पूछे वजीर आला कौन है, वो कहेंगे या तो इमरान खान साहब है। सर्वे होते हैं मुख्तलिफ, देखा करें राशिद साहब, बस उस्मान बुज़दार का नाम किसी को नहीं पता। देखिए उस्मान बुज़दार साहब का नाम आने में टाइम लगेगा, ठीक है। पंजाब में 35-40 साल से नून लीग ने हुकूमत की है जनाब। परवेज इलाही ने भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन परवेज इलाही का इस तरह का जिक्र नहीं होता जिस तरह शहबाज शरीफ का होता है, क्योंकि दरअसल 35 अरब रुपए के इश्तिहारात शरीफ फैमिली ने दिए हैं, इन्होंने नहीं दिए। आप मुझे बता दें फिर ये कैसे, क्या काम कर रहे हैं इंतजामी ढांचा बेहतर करने के लिए, काम क्या कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है? देखें, इजलास हुआ है, 4 बिल पेश हो चुके हैं, 2 बिल मंजूर हो चुके हैं पंजाब असेंबली में, ठीक है। अब मजीद ये काम हो रहा है कि जो पंजाब पुलिस की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, पंजाब पुलिस की अगर रिस्ट्रक्चरिंग ये पूरे 5 साल में कर दें तो मेरे ख्याल से ये पंजाब पे बहुत बड़ा एहसान होगा। अगर ये सिर्फ 5 साल में पंजाब पुलिस को ठीक कर देते हैं और कुछ नहीं करते तो ये पंजाब के अवाम पे बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि पटवारी और पुलिस ये 2 महकमे हैं जो पंजाब में जुल्म और ज़्यादती की अलामत हैं। पटवार खाना है, पटवारियों के ज़रिए पंजाब में हुकूमत होती रही है, पटवारियों के ज़रिए जलसों में लोग आते थे, मजमा दिखाया जाता था, पुलिस के ज़रिए सियासी मुखालफिन की टारगेट किलिंग होती रही। पंजाब में बहुत सारे वाक़यात हुए और अब भी हो रहे हैं, और अब भी पंजाब पुलिस
किसी और की बात ज्यादा मानती है किसकी वजीर बात आला मानती है? पंजाब के मुकाबले में किसकी बात ज्यादा मानती है? साबका एक्स हुक्मरान, वजीर आला की। एक्स वजीर आला की। अभी आपने देख लिया इस्लामाबाद में एक पुलिस वाले ने सैल्यूट मार दिया, एक मुजरिम को सैल्यूट मार दिया पुलिस ने। तो ये देख लें कि वफादारियां किसकी तरफ ज्यादा हैं। अब उस शख्स को पीएससी का चेयरमैन भी बना दिया जाएगा तो फिर और क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ इस खबर में जो है वो शाया की गई, मुख्तलिफ अखबारात में मुख्तलिफ हेडर से इस खबर को शाया किया गया। तो एक जगह हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म ने क्योंकि इंदिया दिया है अब जुडिशल कमीशन बनाने का सानिया साहिवाल पर, तो इसी के दौरान जो है उन्होंने और भी कुछ बातें की थी। इन्होंने कहा है वज़ीर आज़म ने कि अब जो गैस के बिलों में इजाफा हुआ है, वज़ीर आज़म ने उसका भी नोटिस ले लिया। ये बेसिकली इसी खबर में शाया रोज़नामा बशारत की जो खबर है, ये जो लीड है इसमें ही आप देख सकते हैं। तो इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैस बिलों में इजाफे का नोटिस ले लिया है। क्या फ़ायदा इस नोटिस का? क्या होगा इस नोटिस से? क्या इस नोटिस से बिल कम हो जाएंगे? क्या इस नोटिस से जो गैस की लोड शेडिंग है वो कम होना शुरू हो जाएगी? जिन इलाकों में लोगों को गैस नहीं मिल रही है वहाँ लोगों को गैस मिलना शुरू हो जाएगी? क्या होगा इस नोटिस से? ये तो वक्त बताएगा कि क्या हो जाएगा, लेकिन नोटिस लिया गया है। नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। हुकूमत को जो है एक कदम आगे रहना चाहिए, 2 कदम पीछे नहीं होना चाहिए। कीमत बढ़ गई, आपके इत्तला के बगैर कैसे बढ़ गई? आप वजीर से पूछें, आप महकमे से पूछें। राशिद साहब, बिल्कुल आपकी इसी बात पर एक बार फिर दोबारा बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब, आप चाय पी लें अपनी, नहीं तो आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो है मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है लेकिन जो सियासी पारा है वो बहुत हाई हुआ है। तो अगर किसी सियासतदान की मेज़ पर कोई चाय रखी होगी तो वो तो ठंडी होने से रही, क्योंकि इस वक्त जो सियासी पारा है वो शदीद हाई हो चुका है। अगर किसी मुल्क का वजीर इत्तलात इस तरह की बातें करे कि अपोजिशन का कोई भी रहनुमा अपनी बाकी ज़िंदगी या फिर अपनी सियासी ज़िंदगी कहाँ गुजारेगा, तो फिर अलमिया यही है कि ऐसे वजीर इत्तलात को ये गाइडलाइंस दे देनी चाहिए कि उन्हें आखिर बात क्या करनी चाहिए। रोज़नामा बशारत में खबर शाया की गई है, और जो हंसी उड़ाने वाले हैं, जो मजाक उड़ाने वाले हैं वो तो मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कायदा होता है। ये खबर आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट पेज पर मिल जाएगी। और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने इस बार भी सबको हैरान कर दिया इस तरह का एक स्टेटमेंट देकर, और वो स्टेटमेंट यही है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आखिरी ज़िंदगी जेल या फिर लंदन में गुजरनी है। अब पहला सवाल तो ये है कि फवाद चौधरी साहब, आपको ये कैसे पता है? और अगर आपको ये पता है या फिर नहीं भी पता, तो फिर बावसूख ज़राए से अगर आपको ये बात मालूम भी है तो कैसे मालूम हुई? और अगर आपको ये बात मालूम हो गई है तो फिर आपका इसमें क्या किरदार है? तो इन तमाम सवालात के जन्म ले जाने के बाद और इस तरह की खबर शाया हो जाने के बाद एक तो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है, पर इस बात पर भी कि आया वो ये सच कह रहे हैं या फिर नहीं कह रहे। जाहिर सी बात, राशिद साहब एक वज़ीर इत्तलात की बातें कर रहा है तो झूठ तो नहीं कह रहे होंगे। वज़ीर इत्तलात को इत्तलात हैं तो वो इत्तलात दे रहा है, उसका काम इत्तलात देना है। और फिर अगर सियासतदान जो हैं सियासत करें और जो है जब इक़्तिदार मिले तो उसे अवामी खिदमत के तौर पे इस्तेमाल करें। कैसे पता? उन्हें कैसे पता? हाउ डज ही नो? वो हुक्मरान जमात के वज़ीर इत्तलात हैं, लेकिन तमाम इत्तलात जो इदारे हैं, अकाउंटेबिलिटी के तमाम इदारे में लेकिन राशिद साहब एक चीज मुझे बताएं, अगर कोई शख्स मुल्जिम है और वो अभी तक मुजरिम नहीं है, कोई शख्स अगर मुल्जिम है और वो मुजरिम नहीं है, वो अपील में जा सकता है, वो अपने राइट्स इस्तेमाल कर सकता है, तो मुल्जिम का मुजरिम बनना तो उस इदारे को मालूम होगा ना, जो तहकीकात कर रहा होगा, जो सजा देने वाला इदारा होगा। हुकूमत तो हुकूमत है, कानून साजी करना इनका काम है, तहकीकात करना इनका काम तो नहीं है, एहतसाब करना इनका काम तो मुजरिम बन चुके हैं। आसिफ अली जरदारी के बारे में अभी रहता है मामला, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये देखिए डील हो रही होगी, और अगर डील के लिए बात की जा रही है तो हुकूमत से ही की जा रही होगी। तो यानी कि एक और यू-टर्न भी ले लिया जाएगा। पहले तो ये कहते थे आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, अब जा रहे हैं। पहले कहते थे कि ढील ना हो, ढील होगी ना डील होगी, अब दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी दे रहे हैं। देखिए अब वो यू-टर्न को छोड़ ही दें तो बेहतर होगा, क्योंकि यू-टर्न तो उन्होंने कह दिया कि मुल्क की जरूरत होगी, मुल्क के मफाद में होगा, और ये जो मुल्क का वसी तर मफाद होता है इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। मुल्क के वसी तर मफाद में माजी में भी बहुत कुछ होता रहा है, तो इस दफा अगर मुल्क के वसी तर मफाद में एक और यू-टर्न हो जाएगा। लोगों से वादा करके उससे मुकर जाएं। अब वज़ीर इत्तलात इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि इन्हें ये कैसे मालूम, ये कैसे बावसूख ज़राए से कहते हैं कि भाई इनकी आखिरी ज़िंदगी जो है वो जेल या फिर लंदन में गुजरेगी। पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात ये कि क्या एक वज़ीर इत्तलात को इस तरह एक अपोजिशन के रहनुमा की तरह, एक अपोजिशन के कारकुन की तरह, एक रुकन की तरह बात करना शोभा देता है? मतलब क्या उनके ऊपर जचता ही है? देखिए हमारे वज़ीर इत्तलात जो भी होता है ना, उसका काम होता है यही कुछ होता है, शुरलियाँ छोड़ना। आप जानती है शुरलियाँ क्या छोड़ते हैं?
वो शब बारात में जला देते हैं जिससे लोग खुश हो जाते हैं। तो ये शुर्लियाँ छोड़ते रहते हैं हमारे वज़ीर इत्तलात और जो अपोजिशन जमातों के तर्जुमान हैं। इन दोनों का काम सिर्फ शुर्लियाँ छोड़नी होती हैं, असल मसाइल से तवज्जो हटानी होती है और दीगर मामलात पे तवज्जो दिलानी होती है ताकि अवाम इन मामलात पे खुश होते रहें। वो जा रहा है, वो आ रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, ये चलता रहेगा। अगर ये मुजरिम है, अगर ये मुजरिम है, नवाज शरीफ की अगर बात करें, आसिफ जरदारी की अगर बात करें और वज़ीर इत्तलात बात कर रहे हैं, तो अगर ये मुजरिम साबित हो जाते हैं बाद में जो है, तो हुकूमत को सिर्फ एक ही बयान देना चाहिए कि इनकी आखिरी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। इन्हें ये मेक श्योर करना चाहिए कि आवाम का जो पैसा है और जो शख्स इस पैसे को लूटता है उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये लंदन का ऑप्शन कहाँ से आ गया? देखिए, डील करके इनको लंदन बारगेन एक ऑप्शन है। इन्होंने कोई जो इन्होंने करप्शन किया, देखिए इन्होंने करप्शन किया और करप्शन का पैसा अगर वापस कर दें फिर हमारा इनसे कोई मसला नहीं है। हम क्यों इनको फ्री में जेल में रखें, फ्री में इनको तमाम सहूलतें दें और फ्री में पाकिस्तान के अवाम के पैसे सेटल हो सकता है। देखिए अगर ये अवाम का पैसा वापस कर देते हैं, लूट का पैसा वापस कर देते हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद तो ये है ना कि जी हमें लूट का पैसा वापस। इबरतनाक सजा देना। देखिए इबरत से क्या हो जाएगा? अगर आप इनको फांसी दे दें, फांसी दे दें, आप इनको फांसी दे दें और ये पैसे इनके औलाद इस्तेमाल करते रहें, याशी मारते रहें, कौम को तो कोई फायदा नहीं होगा ना। इबरत एक ड्रामा है, इबरत एक ड्रामा है जिसको आप चला के आप तालियां बजा सकते हैं लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं कर सकते। हासिल आप ये कर सकते हैं कि आप प्ली बार्गेन करें, इनसे पैसे वापस लें और फिर ये जाएं जहां जाके रहना रहें और ये यकीन दिला दें कि अब ये कौम को माफ कर देंगे, दोबारा सियासत में नहीं आएंगे और पैसे वापस कर दें अवाम के लूटे। देखिए अगर अवाम के $9,000 वापस दे देते हैं ये लोग तो अवाम पे बहुत बड़ा एहसान होगा। अहम मुलाकातों के लिए लंदन रवाना हो चुके हैं। हमजा शहबाज लंदन जा चुके हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है तो उनको सर्विसेज अस्पताल या किसी भी अस्पताल में मुंतकिल करके इलाज उनका जो है वो शुरू करवाना चाह रहे थे। पहले तो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ले जाना चाह रहे थे, फिर शहबाज शरीफ साहब को भी तबीयत की बुनियाद पर जो है वो कुछ रोज़ में ज़मानत मिल जाएगी। मतलब ये मामला किस तरफ लीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये जो शेख रशीद साहब रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में डील होगी या फिर ढील होगी, आखिर ये लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ये जिस ढील के बारे में अपने ऑपोजिशन के वक्त में मुस्तकिल तौर पर ऑपोजिशन करते रहे इस मामले पर, आज ये वही काम कर लेंगे, फिर से यू टर्न लेंगे, इनकी क्रेडिबिलिटी पे फिर सवाल नहीं उठेंगे? देखिए निज़ाम चलाना और इदारे होते हैं, ठीक है, हुकूमतों का अपना एक इख्तियार है। फिर मसला यह है कि असल में मामला क्या है? असल में मसला यह है कि इनके पास जो अवाम के पैसे हैं, जो करप्शन के पैसे हैं, जो हुकूमतें कहती हैं कि करप्शन के पैसे हैं, असल में वो वापस लाना सबसे अहम है। इनकी ज़ात की इतनी हैसियत नहीं है जितनी हैसियत उन पैसों की है। अवाम का फ़ायदा उनके पैसे वापस आने से है, इनके जेल में रहने से नहीं है। इनके जेल में रहने से तो अवाम के टैक्सेस ज़ाया हो रहे हैं, अस्पताल में अब ये फ्री में इलाज करवा रहे हैं, तमाम वीवीआईपी रूम में इलाज हो रहा है, हुकूमत का पैसा, अवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है इनके इलाज पे। और माजी में भी ये करते रहे। अभी 17 करोड़ का एक बिल आया जो पता चला कि जी अस्पताल में रहे और 17 करोड़ रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने अदा किए। तो मेरे ख्याल से ये जो हैं बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हम ज़ाती खर्च से गए, हम ये किया, इसके अलावा 5 स्टार होटल में ना दे वीवीआईपी रूम। ऑप्शन नहीं है कि इनके पास किसी और मुल्क का, बरतानिया का अगर कोई बहुत बड़े ओहदे पर फाइज वजीर साइकिल पर आ सकता है, टैक्सी पर आ सकता है, तो आपके मुल्क में एक ऐसा शख्स जो कि मुजरिम साबित हो चुका है, आप कह रहे हैं इस बारे में कि वो मुजरिम साबित हो चुके हैं, वीवीआईपी रूम देने की क्या जरूरत है? आप उनको वीवीआईपी सहूलियात दे रहे हैं, हुकूमत उनका पैसा अदा कर रही है, किस चीज के बदले में? कि वो हुकूमत को पैसा देकर मुल्क से फरार हो जाएंगे और हुकूमत उन्हें फरार होने देगी? ये सियासत चल रही है? अगर इनको नॉर्मल रूम में या वार्ड में रखा जाता है तो वो उन मरीजों पे जुल्म होगा, क्योंकि उस वार्ड की सिक्योरिटी के लिए उस वार्ड के इर्द गिर्द पुलिस के एहलकार, फिर इनके पार्टी कारकुनान वीवीआईपी रूम में तो फिर भी सिक्योरिटी के इंतजाम। क्या बात कर रहे हैं? कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कितने ऐसे सियासी रहनुमाएं जिनसे उनकी सिक्योरिटी ले ली गई और इसकी वजह से अली रजा आब्दी का वाकया भी हमने होते हुए देखा, और फिर ऐसे बहुत से सियासतदान हैं जिनके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, उनसे उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। क्या नवाज शरीफ साहब के जिम्मे कोई बहुत बड़ी रकम है जो उनको हुकूमत को अदा करनी है, इस वजह से इनकी जान इतनी अहम है, इस वजह से इनको वीवीआईपी रूम में रखा जा रहा है? क्या ऐसा मामला है? देखिए अरबों डॉलर तो इनसे रिकवर करवाने हैं जिसका इल्जाम है। अरबों डॉलर तो अगर ये उसमें से आधे भी दे देते हैं तो मेरे ख्याल से मौजूदा हुकूमत इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर ये जो लूटे हुए पैसे हैं जो मुल्क के बाहर रखे हुए हैं और जो मुख्तलिफ नामों से बेनामी अकाउंट्स में रखे हुए हैं,
पानामा देखें, पानामा पे ये कहते रहे थे कि इन मिठाइयाँ बांट रहे थे कि पानामा पे JIT बन गई, हमारी जान छूट गई, और फिर पानामा में ये फंस गए। मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। मुस्लिम लीग नून को भी बहुत शौक है बहुत जल्दी मिठाइयाँ बांटने तो का। फिर ये हुकूमत ऐसी बातें ना करे ना, इतनी सफेद पोश ना बने, ये बता दे सबको आमतौर पे कि हम भी बाकी हुकूमतों की तरह हैं, हम कोई तब्दीली का नारा लेकर नहीं आए हैं, हम भी सिर्फ डील करके पैसे लेकर फिर लोगों को फरार होने देंगे, हम इस मुल्क के लूटने वाले को फरार होने देंगे अगर वो एक रकम हमें दे देगा। देखिए, अगर लूटी हुई रकम वापस मिल जाती है तो मेरे ख्याल से डील करने में, प्ली बारगेन करने में कोई हर्ज नहीं है। और वो जो लूटी हुई रकम का दुगना तिगना और पता नहीं कितना 10 गुना ज्यादा वो पैसा कमा चुके हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में, और यहाँ जाली अकाउंट्स में। अभी अगली खबर जाली अकाउंट्स की करेंगे राशिद साहब। ये पूरा एक नेटवर्क है, आप इस नेटवर्क को किस तरह से नजरअंदाज करके 2 लोगों को लंदन भेज सकते हैं? देखिए, अगर पैसे मिल जाते हैं, जो लूटे हुए पैसे हैं, असल में मसला वो पैसे हैं, और फिर मुआहदा कर सकते हैं। पहले भी ये 10 साल का मुआहदा करके गए थे कि जी अब सियासत में नहीं आएंगे, ताहयात ये सियासत से दस्तबरदार हो जाएं, अपना जो बिज़नेस है, अपनी जो जायदादें वो जो है सरेंडर कर दें, और अपना पैसा जो है, जो लूटा हुआ पैसा है, वो वापस कर दें। फिर नवाज शरीफ चाहे लंदन में रहें, चाहे इस्लामाबाद में रहें या लाहौर में रहें, हमें कोई राशिद साहब ये तो वही बात हो गई, किसी कुछ आम अफराद पर मुश्तमिल किसी घर में कुछ डाकुओं ने डकैती की और उस डकैती की वजह से घर में कुछ जानी नुकसान भी हो गया हो, और वो सारा सामान लेकर उड़ चुके हैं, और फिर कहे वो डाकू पकड़े जाने के बाद कि हम आपको पैसे वापस कर देते हैं, लेकिन वो नाकाबिले तलाफी जो नुकसान हो चुका है वो तो वापस नहीं हो सकता। देखिए, तो अब मसला यही है, अब मसला यही है कि अगर कत्ल का इल्जाम है, राशिद साहब अस्पतालों की हालत देख लें, राशिद साहब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की हालत देख लें, सिंध में आप हालत देख लें, अगर आसिफ जरदारी की बात करें, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की बात करें, तो पंजाब की बात कर लें, कहाँ कुछ क्या नहीं छोड़ा इन्होंने आवाम के लिए। और अब जब ये सूरत हाल बन रही है तो उनसे चंद पैसे लेके इनको हम बैरूनी मुल्क फरार होने दें? मसला चंद पैसों का नहीं है, आप यही कह रहे हैं ना, हजारों अरब डॉलर्स का मसला है, चंद पैसों का नहीं है। और जो नाकाबिले तलाफी नुकसान आवाम को किया है इन्होंने, देखिए मजीद नुकसान होगा। ये अगर जेल में रहते हैं और वो पैसा आवाम के पास नहीं आता, फिर हम IMF से जाएंगे, हम गैर मुल्कियों के पास जाएंगे। IMF के पास तो वैसे ही जा रहे हैं, हम IMF तो कोई चारा नहीं है। लेकिन मसला ये कि जब शराइत, जितने आपके पास आप अब खुद मजबूत होंगे, आप उतना कम कर्जा लेंगे, जितना आपके पास कर्ज अदा करने का वक्त होगा और आपके पास पैसा होगा, उतने आपको बैंक जो है सस्ती और रियायत के ऊपर कर्ज देगा। देखिए, पूरी दुनिया का कारोबार कर्जों पे चलता है। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं होगा जो IMF के पास जा रहा है। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क IMF के पास जाते हैं, लेकिन वो अपनी शराइत पे कर्जा लेते हैं। जब आपका जाता है, ये भी तो एक सवाल बनता है। असल मसला यही है कि कर्ज अगर आप ये लेते हैं कि मैं कर्ज ले रहा हूँ एक दुकान खोलने के लिए, और उस पैसे से आप जो है दूसरी अय्याशी करते हैं, तो वो मसला वहाँ पे पैदा होता है। लेकिन अगर आप दुकान के लिए कर्जा लेते हैं और दुकान कमा के आपको पैसा दे रही है, फिर आपकी अपनी आमदनी है, तो आप वो कर्जा अदा करके दुकान के मालिक बन सकते हैं। राशिद साहब कहते हैं ना, एक मिसाल है अंग्रेजी में कि एन अनस्किल्ड स्वॉर्ड्समैन इज मोर डेंजरस देन अ स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन, क्योंकि जो स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन होता है, जिसको आता है लड़ना, वो एक कायदे के हिसाब से लड़ता है, उसे पता है व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस तरह काम करना है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो अनट्रेन्ड है, जिसे मालूम ही नहीं है, तो उसके हाथ में अगर मुल्क की मईशत भी दे दी जाए तो फिर मेरे ख्याल से यही हशर होता है। राशिद साहब, रोजनामा एक्सप्रेस में खबर शाये की गई है और जाली अकाउंट्स के हवाले से ये खबर है, बल्कि इससे पहले हाँ चलिए यही खबर शामिल कर लेते हैं रोजनामा एक्सप्रेस में। और इस खबर में आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि जाली अकाउंट्स पहली पेशरफ्त रिपोर्ट नैब को जो है वो मौसूल हो गई है जाली अकाउंट्स के हवाले से। रोजनामा एक्सप्रेस में ये खबर शाये की गई है, बिल्कुल फ्रंट पेज पर आपको खबर मिल जाएगी राइट हैंड साइड की तरफ। और इस खबर के मुताबिक जो जाली अकाउंट्स का इंतहाई बड़ा नेटवर्क है, इंतहाई संगीन केस है, इसके हवाले से जो पहली पेशरफ्त रिपोर्ट है वो नैब को मौसूल हो चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। क्या हम ये सोच सकते हैं कि अब जो जाली अकाउंट्स का नेटवर्क है और इसमें मुलव्विस जितने भी अफराद हैं स्पेशली, और जो बिल्कुल ऑन द टॉप आसिफ जरदारी साहब का नाम इसमें आता है, क्या अब इनके गिर्द घेरा तंग होने लगा है? देखिए, घेरा तो मेरे ख्याल से तंग करने की बहुत अरसे से कोशिश हो रही है, लेकिन तहकीकात किस तरह हो रही हैं और तहकीकात वाकई हो रही हैं नहीं हो रही, ये भी बड़ा एक सोचने का मकाम होता है। मेरे ख्याल से मीडिया ट्रायल बहुत ज़्यादा किया जाता है। नैब पे तमाम कोर्ट्स भी आजकल यही जो है वो गुस्सा निकालती हैं कि आप जी बड़ी हाइप क्रिएट कर देते हैं, एक इल्ज़ाम आता है, एक ख़त आता है, आप फिर लोगों की पगड़ियाँ उछालना शुरू कर देते हैं। साकिब निसार साहब ने भी आखिरी दिन यही बात की थी चेयरमैन नैब से कि जी पगड़ियाँ ना उछालें, कुछ करके दिखाएं। इतने बड़े बड़े केस शुरू होते हैं, बड़े धूम धड़के से केस शुरू होते हैं और आखिर में वो बारी हो जाता है बंदा।
तो मेरे ख्याल से जाली अकाउंट्स की तहकीकात की जाए, इसे केस बनाया जाए, केस इतना मजबूत हो कि जो मुलजिम हैं वो मुजरिम बन जाए। ये ना हो कि पहली या दूसरी समात के बाद निकले के पता चला इस चीज़ के शवाहिद नहीं मिले, ये जो रिपोर्ट है ये इस केस से ताल्लुक़ नहीं रखती, ये जो है JIT के मुताबिक जो मालूमात थी वो अधूरी थी। तो मेरे ख्याल से मीडिया ट्रायल्स बहुत किया जाता है, अमलन कुछ करना है, आपके पास शवाहिद हैं, अगर आप जो है मुलजिम को मुजरिम बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना मेरे ख्याल से आवाम के पैसे ज़ाया ना करें, मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें, अमली जो जिनका जो काम है ना वो अपना काम करें। अगर ये नैब है, ठीक है, खबर है, उनके पास आई है, उन्होंने दे दी खबर, लेकिन इससे आगे उन्हें काम करना होगा, उन्हें अदालत में पेश होकर साबित करना पड़ेगा कि जो अकाउंट्स हैं वो वाकई जाली थे और ये मुजरिम थे और ये इनको सजा मिली। आपके कहने का मतलब है राशिद साहब की जो 16 मुकदमात की छानबीन भी शुरू कर दी गई है और जो पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई गई है, इस पेशरफ्त रिपोर्ट में कुछ नहीं है, खाली है ये पेशरफ्त रिपोर्ट है। इसके बाद फिर 15 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, फिर 15 दिन बाद तो रिपोर्ट क्या आएगी। होता है इस रिपोर्ट में? खाली होती है रिपोर्ट क्या वाकई में, या फिर वही पुरानी चीजों को रिपीट कर दिया जाता है और छानबीन नहीं हो रही है? 15 दिन उन्होंने तहकीकात की, ठीक है, अब 15 दिन में क्या नई मालूमात मिल गई, 15 दिन में कहाँ कहाँ वो गए, कितने खर्चा कर दिया, कितने नए केसेस सामने आया जो अकाउंट्स आपके पास हैं। देखिए मीडिया के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि सारे पकड़े गए और हुकूमत ये साबित करने की कोशिश में लगी है। आना ही हमारा जो है वो मतलब हमारा टारगेट यही है या फिर हम पैसा रिकवर करना चाहते हैं? क्या टारगेट क्या है हमारा? देखिए हमारा असल टारगेट तो पैसा रिकवर करना है। अगर अवाम का पैसा लूटा गया है तो अवाम का फायदा ये है कि जो पैसा लूटा गया है वो वापस अवाम के पास आ जाए। जो मेरी जेब से पैसा लूटा गया है, जो मेरे सेल्स टैक्स है, जो साबुन मैंने खरीदा था उस पर पैसा लिया था, जो टूथ मैंने खरीदा था उस पर पैसा दिया था मैंने, और इसलिए नहीं दिया था कि वो कोई ले और स्विस बैंक में डाल के उसका मुनाफा कमाता रहे, या फिर वो भी ना कमाए, वो मेरा पाकिस्तानी जो लुटेरा है वो भी ना कमाए, बल्कि वो जो गैर मुल्की जो हैं बैंक्स हैं वो उस पर कमाते रहें, क्योंकि करप्शन का इल्ज़ाम लग जाए किसी अकाउंट पे तो वो फ्रीज हो जाते हैं और फिर वो उसके भी किसी काम के नहीं रहते जिसके अकाउंट होते हैं। मेरे ख्याल से अगर वो फ्रीज नहीं हुए और पाकिस्तानी किसी ने किसी तरीके से खा रहा है, वो गलत तरीके से खा रहा है, लेकिन कम से कम पाकिस्तानी खा रहा है, लेकिन फिर ये भी सूरत हाल होती है कि वो पैसा जो है वहाँ पर जब फ्रीज हो जाता है और फिर वो बैंकों का हो जाता है, पाकिस्तानियों को उससे कोई, या जो करप्शन करते हैं उनको भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आवाम का पैसा जो है वो वापस आना चाहिए, बिल्कुल, और उनका मुनाफा भी वापस आना चाहिए, और ये साबित होना चाहिए कि ये जो करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे ये दुरुस्त थे। इतने बड़े बड़े इदारे बनाए हुए आपने, अगर ये इंक्वायरी करते हैं, अगर ये साबित करते हैं और ये पैसा वापस रिकवर करते हैं तो ये काम है। बिल्कुल यही काम है और यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि पैसे रिकवर किया जा सके। वरना राशिद साहब क्या मसला है उसमें, ना भी रिकवर हो सके, ना नवाज शरीफ से कुछ ले लेंगे, आसिफ जरदारी से कुछ पैसे ले लेंगे, उनको लंदन भेज देंगे, हुकूमत तो वैसे ही अपना रिकवर कर लेगी। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब हुकूमत को पैसे ले लेने चाहिए, खैर, लेकिन अब एक और भी खबर है जिस पर नून लीग ने अक्यूज किया है मौजूदा हुकूमत को कि इनसे इंतजाम तो नहीं चल रहे हैं, इनसे ना हुकूमत चल रही है ना कोई काम हो रहा है। रोजनामा नई बात में ये खबर शाये की गई, आपको राइट हैंड साइड की तरफ ये खबर मिल जाएगी। और नून लीग ने हुकूमत पर एक बार फिर एक्यूजेशन लगा दी, उनका कहना है कि हुकूमत से कोई निज़ाम नहीं चल रहा है, हुकूमत से कोई हुकूमत नहीं चल रही है, और कहना है कि मसाइल पर काबू पाना हुकूमत के बस में नहीं है और PAC बुलाई जाए, नून लीग का ये कहना है। और इसी PAC की बात कर रहे हैं जिस पर अब पहले तो जो पिछली PAC है उसको काफ़ी मुतनाज़ बना दिया गया है, जिस पर शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि अब एक नहीं अब दो PAC हुआ करेंगी, और शहबाज शरीफ साहब की एक PAC है, दूसरी PAC मेरी है, तो मैं जो है उसमें उस PAC में जाकर जिन अकाउंट्स की वो ऑडिट करवाते हैं तो उन अकाउंट्स की मैं री ऑडिट करूंगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पर इनको भरोसा नहीं है। लेकिन अब मजीद इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा दिया गया। नून लीग कहती है कि अब मसाइल पर काबू पाना हुकूमत के बस में नहीं रहा है, अब इस पर भी आप PAC बुला लेंगे। क्या इल्ज़ाम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, तमाम जमातों को बिठाया जाए और जो है उस पर बातचीत की जाए। APC बात है, PAC की बात नहीं है। करेक्टिंग माई सेल्फ, APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, लेकिन APC हो गई या फिर PAC हो गई, काम तो किसी ने नहीं करना है राशिद साहब। अगर ये इसी तरह से एक दूसरे के रास्ते में हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स अटकाते रहेंगे तो ना तो PAC ने काम करना है ना फिर APC ने काम करना है, क्या फ़ायदा क्या होगा? PAC एक काबीना का, एक सेनेट का वो और कौमी असम्बली की अकाउंट्स कमेटी है, और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक सियासी इज्तिमा है, तो दोनों का वो अलग है। अब मसला ये है कि ये चाह रहे हैं कि जो पार्टियां ऐवान में एक दूसरे को बात करने नहीं देती, वो APC में एक दूसरे को कैसे बात करने देंगी? देखें,
एक ओपन फॉर्म है, एक ओपन फॉर्म है, उसमें वो जमातें भी होंगी जो पार्लियामेंट में नहीं हैं, एक नेशनल पॉलिसी बनाने की बात कर रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हुक्मरान जमातें जाएंगी और ये फिर वही अपोजिशन का एक इज्तिमा बन जाएगा। नून लीग की दावत पे देखते हैं, तहरीक इंसाफ जाती है, MQM जाती है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जाती है या नहीं जाती, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन इस APC के बनाने के लेकिन बाद मेरे ख्याल से ये बात भी मेरे ख्याल से वाज़ेह हो जाएगी। APC से कोई फर्क नहीं पड़ता, APC बुलाई जाती है और हमेशा अपोजिशन को ही APC का ख्याल आता है, वरना जब ये हुकूमत में होते हैं तो सबसे बुरा रिकॉर्ड नून लीग का है कि वो जो पार्टीज होती हैं उनके दरमियान उनसे राब्ते नहीं करती, बल्कि पार्टी तो क्या इनके अपने अरकान इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हमसे राब्ता नहीं करते। नवाज शरीफ साहब ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कहीं कि इस वक्त जो मौजूदा मुस्लिम लीग नून के शायद मामला फिर भी थोड़े बेहतर चलें, लेकिन मौजूदा हुकूमत के साथ बड़े मसाइल हो, अगर APC बुला ली जाती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर ये बुला लेते हैं, क्योंकि इत्तेहादी जमातें तो अब हुकूमत के साथ नहीं खड़ी हुई हैं बल्कि खड़ी हुई भी हैं, तो एक काफ़ी एक कह सकते हैं आप एक हल्की सी बड़ी नाजुक सी डोर है जो कि किसी भी वक्त टूट सकती है। तो अगर APC बुला ली भी जाती है तो फिर मेरे ख्याल से हुकूमत को बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए हो भी सकते हैं, 7 या 8 अरकान की अक्सरियत है, किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। देखिए पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली आ जाए तो कोई अजीब व गरीब बात नहीं, जमहूरियत में ऐसा होता है। आप पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली लाएं, पार्लिमानी तरीके से तब्दीली लाएं, अपनी हुकूमत बना लें, लेकिन मेरे ख्याल से नून लीग या पीपल्स पार्टी फौरी तौर पे ये हरकत करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुल्क को माशाल्लाह से इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि वो फौरी तौर पे ये नहीं चाहते कि अवाम के पास जाएं, और अगर हुकूमत तब्दील होती है तो अवाम पे मजीद मसाइल पैदा होंगे या मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ भी एक मुझे बताएं कि अब चूंकि PSC का जिक्र आ ही गया है और हम PSC बिल्कुल हमारे सरों पे सवार है, मेरे सर पे खास तौर से सवार है, क्योंकि शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रही हूँ मैं आजकल। पहले तो ये होता था कि अगर 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो 5 मिनट वजारत रेलवे के हवाले से बात करते थे और 20 मिनट जो है वो सियासी मामलात के हवाले से बात करते थे, जबकि उल्टा होना चाहिए। अब ये होता है कि 1-2 मिनट बात कर लेते रेलवे के हवाले से और फिर बाकी जो है वो सियासी मामलात के हवाले से शेख रशीद साहब गुफ्तगू करते हैं। उनको शायद वज़ीर इत्तलात बनने का बड़ा शौक है। तो अब मसला ये है राशिद साहब कि अगर PSC बना दी गई है, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना दी गई है, फॉर इंस्टेंस शहबाज शरीफ उसके चेयरमैन है, तो अब शेख रशीद की उसमें एंट्री करवा देना और फिर काम को ना चलने देना, ये आपको ठीक अमल लगता है? शहबाज शरीफ को करने दे काम। देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बहुत हो रही है हुकूमत की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी। PSC का होता है, शहबाज शरीफ बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और फिर उनको झाड़ पिलाते हैं और ये साबित करते हैं कि अभी भी वो उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। ब्यूरोक्रेसी खौफजदा हो जाती है कि जी हुकूमत असल किसकी है। अगर हम कोई हुकूमती बात मान लें तो PSC के इजलास में जो है चेयरमैन PSC हमें बुलाएगा और हमें जो है हमसे रियाज फतेहाना को मेरे ख्याल से हटवा कर जो है वो इनकी मेरे ख्याल से रुकनियत बहाल की गई है, ऐसा ही कुछ है मेरे ख्याल से। लेकिन मेरे ख्याल से अभी मामला तो स्पीकर के पास हैं। शेख रशीद साहब चेयरमैन को हटा के खुद चेयरमैन बनना चाहते PSC के? देखिए हुकूमत के पास ऑप्शन तो है, लेकिन जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के क्या इसकी ज़रूरत है? देखिए सिंध में अभी तक PSC का कोई चेयरमैन नहीं बना। सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो फिरदौस शमीम नकवी को बनाने के लिए तैयार नहीं है, एक सूबे में नहीं बना रही। अगर विफाक में भी अगर ये ना बनाएं तो इसमें कोई ख़ास हर्ज नहीं बनता, लेकिन ये एक अखलाकी तौर पे एक मुआहदा हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत कि अपोजिशन हुकूमत को हर जगह लेकिन ये कानूनी तौर पे ये ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन लीडर ही हो, ये सिर्फ इखलाकी तौर पर जरूरी और है। अगर किसी को चेयरमैन बना दिया गया है PSC का और आप उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए उसकी PSC में आप किसी और को भी शामिल कर देते हैं, फिर तो पूरी PSC डिस्क्रेडिट हो जाएगी ना। आप तो चेयरमैन को डिस्क्रेडिट कर देते हैं। तो क्या ये बुनियादी सवाल मेरा ये आपसे राशिद साहब, ये जो मौजूदा हुकूमत ऑपोजिशन की भी सियासत कर रही है, ये क्यों कर रहे हैं? वाई आर दे सो डिफेंसिव? ये क्या PSC में भी ऑपोजिशन करना जरूरी है? ये तो शायद APC में फिर ऑपोजिशन करेंगे। मेरे ख्याल से हुकूमत अगर डिफेंसिव होती तो ज़्यादा अच्छा बात है, ये अग्रेसिव बहुत ज़्यादा है। हर मामले में मुराद सईद का आप खिताब देख लें, फैसल वाडा की टोन देख लें, चौधरी फवाद हुसैन की टोन देख लें, ये कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हैं। मतलब अपोजिशन को अपोजिशन मिल रही है, हुकूमत नहीं मिल रही। मतलब वो गुस्सा निकालने जाते हैं, उससे ज़्यादा मज़ीद उनके ऊपर गुस्सा निकाल दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से हालात ये कि एक अफ़वाम तफ़हीम की सियासत की जो मौजूदा सूरत हाल है अवाम जो है, अब मसला ये है कि हुकूमत कहती है हम अफ़वाम तफ़हीम के लिए जाते हैं तो मुतालबात कौमी नहीं होते, मुतालबात इनफरादी आ जाते हैं कि इसको रिहा दे दो, इसको रिहा कर दो, ये केस ख़त्म कर दो। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है
कि अवामी मामलात पे ताउन नहीं हो रहा, मुतालबात बड़े इस तरह से आ जाते हैं कि जी ये केस बंद कर दें, इसको रिहा कर दें, इसके मामले में ये रफा दफा कर दें। तो मामलात इस तरफ चल रहे हैं, पॉलिटिक्स जो है मफादात के इर्द गिर्द घूम रही है, जो एक साने की तरफ जा रही है। मेरे ख्याल से अगर अवाम के मसाइल हल नहीं किए जाते, अगर ये सारी पॉलिटिक्स इन ज़ात के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तो मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। हुकूमत को भी चाहिए कि ज़ात से बाहर निकले और अपोजिशन को भी ये चाहिए कि वो ज़ात से बाहर निकले, इसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पे एहतजाज ना करे, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पे एहतजाज ना करे। एक अच्छा स्टेप लिया आपने, जनूबी पंजाब के लिए एक बिल लिया है। अच्छा, एक और खबर शामिल करनी है, अशद जरूरत है, एक और खबर शामिल करनी है। रोजनामा बशारत में खबर शाया की गई है और इस खबर को सुपर लीड के तौर पर शाया किया गया है, जिसमें मोदी का दौरा मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात की गई। और बड़े अफसोस की बात है कि एक सियासी रहनुमा अगर किसी जगह का दौरा करता है, ठीक है भारत ने बड़ी जो है वो बर्बरियत और जहदियत की है मकबूजा कश्मीर में, सियासी रहनुमाओं से बात तो की जाए, मतलब एटलीस्ट हुर्रियत रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया गया, मीर वाइज हो गए, यासीन मलिक हो गए, मतलब पूरी तौर पर मोदी के दौरे की वजह से मकबूजा कश्मीर को मफलूज कर दिया गया। और जो ये आप सुपर लीड देख रहे हैं, सुपर लीड में ये कहा है कि हर गली में काबिज फौज का पहरा और अवाम घरों में महसूर होकर रह गए। कौन अवाम है? ये क्या दहशतगर्द है कि आपने उनको घरों में महसूर कर दिया? आम लोग हैं जो जस्टिस चाहते हैं, जो सुकून से रहना चाहते हैं। फिर संगीनों के साए में मोदी का दौरा कश्मीर और वादी में हड़ताल, हुर्रियत क़यादत नजर बंद कर दी गई। दौरा कश्मीर था मोदी का सिर्फ और सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक ऐसा अमेरिका का भी अगर कोई भी नुमाइंदा पाकिस्तान आता है, मतलब चले ठीक है, इसकी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। मतलब इस तरह का रवैया, ये तो बड़ी अफसोस की बात है राशिद साहब। देखिए, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, कश्मीरी भारत को अपना हुक्मरान तस्लीम नहीं करते। लेकिन मोदी तो सिविलियन चाहे वजीर आज़म है, लेकिन एक काबिज, एक जालिम, एक दहशतगर्द रियासत का सरबराह है वो, जिसने कश्मीरियों पे जुल्म की इंतहा की हुई है। कश्मीर का कौन सा घर है जहाँ पे कोई शहीद नहीं है, जहाँ पे कोई नाबीना शख्स नहीं है, जहाँ पे कोई ज़ख्मी नहीं है? 10 कश्मीरियों पर एक मुसल्ला फौजी मौजूद है, जुल्म की इंतहा है। राशिद साहब, सिर्फ दौरा कश्मीर ही था मोदी का, तो फिर इन्होंने पूरे इसी हड़ताल का सिलसिला क्यों बना दिया? देखिए, मोदी जो है उसकी पॉलिटिक्स का अंदाज ही यही है कि वो जो है ताकतों को या कौम को या मुसलमानों को सप्रेस करता है। वो उनको जो है उनके ऊपर अपनी ताकत दिखा के ये साबित करना चाहता है कि देखें हमने मुसलमानों को दबा के रख दिया है, हमने मुसलमानों का कत्लेआम किया है, हमने मुसलमानों के साथ ये ज्यादती की है, और इस बुनियाद पे वो इलेक्शन लड़ते हैं। ये स्लोगन होता है एक जमात का, एक सियासी जमात का, एक फाशिस्ट नारा है। देखिए, ये न्यू नाजी और नाजियों से ज़्यादा ख़तरनाक जमात है। बिल्कुल, ये दहशतगर्दी की एक ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, जहाँ पे एक जमात जो है एलानिया तौर पे कत्लेआम को, एलानिया तौर पे किसी के अकायद के ख़िलाफ़, एलानिया तौर पे किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ जो है जद्दोजहद करती है और पेश करती है। कल मोदी साहब को मकबूजा कश्मीर में तकरीर करते हुए राम राज का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो कहते हैं कि हम राम राज नाफिज करेंगे, हम कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, कश्मीर को ओपन कर देंगे, कश्मीर में गैर कश्मीरियों को रहने की इजाज़त दे देंगे। देखें, जब तक कश्मीर का मामला तय नहीं हो जाता, आप रायशुमारी करवा दें। अगर आपको ये लगता है कश्मीरी आपके साथ हैं, कश्मीरियों ने जो है तस्लीम कर लिया, देखें कोई भी रियासत हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी खित्ता हो, वो उसके रहने वालों का होता है। आप उनको उनसे राय दे, खुद इरादियत दे दें। अगर कश्मीरी जो है इस बात के लिए तैयार हैं कि वो भारत में रहना चाहते हैं तो फिर किसी को एतराज़ नहीं होगा। ठीक है राशिद साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप किसी के दिल को जीत लें या फिर आप अपनी आवाम के दिलों में रह सकें, उनके दिलों में घर कर सकें, तो वो क्यों आपके साथ ना होंगे। लेकिन भारत में एक्सट्रीमिज्म की सियासत इतनी परवान चढ़ चुकी है कि हर एक आम इंसान को भी दहशतगर्द तस्वुर किया जाता है। और अगर मोदी शायद किसी वहां पर रहने वाले बच्चे या फिर आम आदमी से जिसके ऊपर पैलेट
गन से, शायद किसी भारतीय फौजी ने हमला किया हो, अगर उसकी दाद रसी कर लेता, अगर उसका हाथ पकड़ के उससे सिर्फ उसके दुखों का मदावा ही कर लेता तो शायद दिल जीतने की सियासत हो जाती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक्सट्रीमिज्म की सियासत में भारत इतना गर्क हो चुका है, इतना डूब चुका है कि उन्हें ये तमाम चीज़ें नजर नहीं आती। यहाँ पर जो कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया है। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं KSBK@GTVnetwork.tv पर अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम जरूर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।